Hey everybody, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. Today's session is another practice session, and in this particular practice session, we will discuss some important question from evolution. Chapter number evolution means. Okay, so yes, let's start with our very first question. First question is the difference between Homo sapien and Homo erectus was. हमें बताना है कि Homo erectus और Homo sapiens के बीच में मेजर डिफरेंस क्या था. ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो होमो सैपियन है इनका ओरिजिन हमें अफ्रीका में देखने को मिला है, होमो इरेक्टस हमें एशिया में देखने को मिला है. ये स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल रिवर्स दिया हुआ है, क्योंकि होमो इरेक्टस जो है वो हमारे अफ्रीका में उसके एविडेंसेस मिले हैं और जो होमो सैपियन है उसके एविडेंसेस हमें एशिया में मिले हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है होमो इरेक्टस वेरी मच स्मॉलर इन साइज देन होमो सैपियन. ठीक है, कि जो होमो इरेक्टस है, इरेक्टस का मतलब ही क्या है कि स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इनका था, एंड होमो सैपियन इसमें जीनियस पर्सन, मतलब जो हमारे कंपैरेटिवली जब ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो ब्रेन था इन्हीं के पास, ब्रेन कैपेसिटी इनकी थी. ठीक है, Homo erectus stayed in Africa while Homo sapien did not. ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. The size of the brain of Homo erectus was smaller than Homo sapien. ये बात सही है हमारी. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन में हमसे एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर को स्टडी करके वी लुक फॉर, किसके लिए हम लोग देखते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर हमें क्या इंडिकेट करती है. तो तीन तरीके की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, एनालॉगस, होमोलॉगस स्ट्रक्चर. ठीक है, जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होती हैं, एक सेकेंड, जब भी आप होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो हम अगर बात कर रहे हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर की, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाता है, यानी कि कॉमन ओरिजिन की बात करता है कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ है. कॉमन एक एंसेस्टर से उनका ओरिजिन हुआ होगा, जिन स्पीसीज के अंदर हमें होमोलॉगी देखने को मिल रही है. ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होती है ये स्ट्रक्चर हमें बताती है कि इनका ओरिजिन डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट एंसेस्टरी होगी इसमें, लेकिन फंक्शन जो होगा वो सेम देखने को मिलेगा. ठीक है, तो डिफरेंट एंसेस्ट्री, सेम फंक्शन देखने को हमें मिलेगा. होमोलॉगस स्ट्रक्चर के केस में कॉमन एंसेस्ट्री बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है, डिफरेंट फंक्शन हमें देखने को मिल सकता है. ठीक है, स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर, एक्चुअली फंक्शन. ठीक है, क्योंकि होमोलॉगस में वो सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, उनका ओरिजिन सेम है, तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन हमें देखने को मिलेगा. क्लियर. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में. पहला ऑप्शन है सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होती है वो अपीयरेंस के अंदर तो सिमिलर होती है, फंक्शन भी सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. क्या हम इसी की बात करी हमने अभी एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में, जब हमने कहा कि डिफरेंट एंसेस्ट्री होगी मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. बात तो सही है, सेम फंक्शन होना चाहिए, तो सिमिलैरिटी है अपीयरेंस में और फंक्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन में बात किया गया है कि डिफरेंस इन फंक्शंस, फंक्शंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, नहीं. एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर के अंदर हमें फंक्शन ही सेम देखने को मिलता है, क्योंकि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होती है दीज आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ये रिजल्ट होती है, कन्वर्ज होके दो डिफरेंट स्पीसीज एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगती है. तो ये ऑप्शन तो ऑफ कोर्स गलत है. सिमिलैरिटी इन ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं, सिमिलैरिटी इन द सेल मेकअप नहीं. ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है. ठीक है, जो लिविंग फॉसिल होते हैं हम देखते हैं कि वो एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक की तरह भी काम करते हैं. तो इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है आपसे पूछा गया है. डकबिल, प्लेटिस, लंगफिश, फ्रॉग, आर्क्योप्टेरिक्स. एक्चुअल में जो आर्क्योप्टेरिक्स है ना ये एक कनेक्टिव लिंक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है. आपको पता भी होगा इसके बारे में ना कि आर्क्योप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में. ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है? विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, विंग ऑफ बैट एंड फोरलिम। अच्छा, इसमें हमसे एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है, फंक्शन सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शन सिमिलर हो सकता है, ठीक है, और वो कन्वर्ज होके इवॉल्व हुई होंगी। तो विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, क्योंकि इसमें विंग ऑफ बैट बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? ये एनालॉगस स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा। विंग ऑफ बैट एंड फोरलिम्ब, अच्छा एक सेकेंड, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोला गया है ना? यस, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो एनालॉगस का मतलब अभी हमने कहा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, एंसेस्ट्री डिफरेंट होगी, लेकिन फंक्शन सिमिलर होगा। तो विंग्स अगर बैट के हैं, बटरफ्लाई के हैं, दोनों ही हमारा फ्लाइट में हेल्प कर रहा है, तो ये सही होगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है एनालॉगस स्ट्रक्चर का। विंग ऑफ बैट एंड फोरलिम्ब ऑफ कैटल, ये ओरिजिन सेम दिखा रहा है, यानी कि होमोलोगस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, होमोलॉगी को शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थोर्न एंड स्पाइन, ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर है। टेंड्रिल ऑफ लथारिक्स एंड टेंड्रिल ऑफ ग्लोरोइसा, तो ये भी हमारा एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन सेकंड गलत होने की वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन से पूछा गया था। Link between organism that shows branching pattern of evolutionary relationship are shown by। हमसे पूछा गया है कि लिंक, जो लिंक होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे ब्रांचिंग पैटर्न की फॉर्म में, अगर हमें किसी तरीके का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करना है तो। क्या उसके लिए हम लिविंग फॉसिल यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी करेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री, या टू फॉसिल लेयर? तो देखो, जब बात करी गई है कि भैया कोई ब्रांचिंग पैटर्न हमें यूज करना है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज फाइलोजेनेटिक ट्रीज। फाइलोजेनेटिक ट्रीज वो हमारा एक तरीके से ब्रांचिंग पैटर्न होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनका मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्री कौन सा था, ठीक है। स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच, स्पेसिएशन के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिएशन क्या है। देखो, स्पेसिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होना इज स्पेसिएशन, ठीक है। अब वो स्पीसीज बन कैसे रही है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से बने, या वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से बने, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्पेसिएशन हो रहा है। इन द लास्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मेन फोर्स होता है किसी भी नई स्पीसीज की फॉर्मेशन के लिए, जब दो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट हो जाए, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो जाए, इस कंडीशन के अंदर नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब वो ब्रीड नहीं कर पा रहे, और जो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो वो डिफरेंट स्पीसीज बन जाती हैं, दो अलग स्पीसीज बन जाती है। तो स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच क्या है, न्यू जीन पोल इज फॉर्म, इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ स्पीसीज कन्वर्स नहीं होता, यहाँ पर डाइवर्स हो जाता है। हाइब्रिड स्पीसीज फॉर्म्ड नहीं भैया, यहाँ कोई हाइब्रिड स्पीसीज नहीं बनती, एक नई स्पीसीज बनती है। शोज अप डिफरेंसेस इन फिजिकल ट्रेट, नहीं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इन गिवन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्पेसिएशन का मतलब एक नई स्पीसीज का बनना, और नई स्पीसीज तभी बनेगी जब उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है, उसके जेनेटिक पूल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और उस चेंज के लिए मेन जो फोर्स होता है दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन और हम कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। नेचुरल सिलेक्शन आपको पता है, जब नेचर बेस्ट को सिलेक्ट करे तो नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये रैंडम
या कहें बाय चांस हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें नेचर में देखने को मिलता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। भैया ऐसे थोड़ी है, वेरिएशंस तो बिल्कुल जरूरी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ अ स्पीसीज। अरे भैया कंपटीशन तो नेचर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर अकर इन नेचर, नेचुरल सिलेक्शन डज। एक सेकेंड, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। पहले ऑप्शन को देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। हाँ ये ऑप्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, कैसे सही होगा ये ऑप्शन सही, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखो कैसे होता है, एक पॉपुलेशन है हमारे पास किसी ज्योग्राफिकल रीजन में, मान लो ये मेरा ज्योग्राफिकल एरिया था, ठीक है, और इसमें कोई पॉपुलेशन थी, ये मान लीजिए मेरी कोई पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि ड्यू टू सम रीजन, अब इसमें दो पॉपुलेशन थी हमारे पास में, ठीक है। अब ड्यू टू सम रीजन क्या हुआ कि एक जो हमारा हिस्सा था, यानी कि एक जो रीजन था हमारा, सपोज ये जो रीजन था, ड्यू टू सम ड्रास्टिक चेंजेस, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, या कहें कि भैया बाढ़ आ गई है, उसकी वजह से ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है ये एलिमिनेट हो गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में पहले हमारे पास ब्लू पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब पिंक पॉपुलेशन ज्यादा रह गई, है ना। तो रैंडम बाय चांस जो इवेंट होते हैं उनकी वजह से जब नेचर के अंदर हमें नई स्पीसीज देखने मिलती है, तो हम कहते हैं कि भैया जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, या कहीं कि एक स्पीसीज डोमिनेंट हमें देखने को मिलती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में वेरिएशन की वजह से कुछ नहीं हुआ, ये रैंडम इवेंट्स की वजह से चेंजेस आए हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रैंडम इवेंट्स से ही हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसमें हमें वेरिएशंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेरिएशंस इसमें लक बाय चांस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द विंग ऑफ अ बर्ड। ध्यान से पढ़िए, विंग ऑफ अ बर्ड एंड द विंग ऑफ अ बैट। दोनों क्या है, विंग है। विंग का काम क्या है, फ्लाइट का काम है ना। लेकिन बर्ड हमारा एक एव्स है, यानी कि बर्ड हमारा फ्लाइट करता है, एव्स है, और बैट एक मैमल है। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों की विंग की बात करी जा रही है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, सिमिलर फंक्शन। और सिमिलर फंक्शन अगर है तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, एनालोगस स्ट्रक्चर होगी। और जब भी हम एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओहो स्ट्रक्चर का स्पेलिंग हमारा गलत हो गया, जब भी हम एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एनालोगस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है, बट उनका फंक्शन हमेशा सेम होगा। सो दे आर होमोलोगस बिकॉज दे रिप्रेजेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेट। अरे भैया होमोलोगस तो नहीं है। दे आर एनालोगस बिकॉज while each carries out the same function, मान सकते हैं। अच्छा आगे भी है, फ्लाइट एंड दिस ट्रेट हैज अराइजन इंडिपेंडेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही कहा था, एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। जब होमोलोगस, हम लोग कहते हैं होमोलोगस जो स्ट्रक्चर होती है उनमें हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है, बट एनालोगस स्ट्रक्चर में हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए और बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑप्शन में होमोलोगस की बात करी गई है, एंड दे रिप्रेजेंट डिराइव्ड होमोलोगीज नहीं। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है एनालोगस स्ट्रक्चर की। मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट सिंथेसाइज सिंपल अमाइनो एसिड फ्रॉम डैश, यानी कि जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था, एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, 1954 में यूरे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिखाया। उसने क्या यूज करा था और किससे उसने सिंपल अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करी थी। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने जो यूज किया था वो था हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, उसने प्रिमिटिव गैस यूज करी थी जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में अर्थ में प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन यूज किया था, उसी के साथ इसमें उसने मीथेन को यूज किया था, वाटर वेपर उसने यूज करी थी, एंड एक गैस यूज करी थी जिसका नाम था अमोनिया।
इन चारों को यूज करके उसने सिंपल अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करी। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। भैया ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर बिल्कुल सही है। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था। हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन अगेन, हीलियम भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन। स्टेलर डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेलर डिस्टेंस के लिए हम लोग लाइट ईयर्स यूज करते हैं, है ना। Which scientist in his recapitulation theory stated that ontogeny recapitulate phylogeny? एक थ्योरी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिकैप्चुलेशन थ्योरी। पूछा गया है कि उसमें ये जो स्टेटमेंट है ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, किस साइंटिस्ट ने दिया? इन शॉर्ट, रिकैप्चुलेशन थ्योरी के बारे में किसने बात करी है? तो ये हमारे पास हो जाता है अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने रिकैप्चुलेशन थ्योरी दिया। ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ अबाउट। लाइफ ओरिजिन पूछा गया है कि लाइफ अर्थ पर कब ओरिजिनेट हुई। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे 4 बिलियन ईयर अगो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट 3.7 बिलियन ईयर अगो है। बट अगर आपको प्रिसाइज वे में ना दिया हो तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि 3.7 बिलियन इज समहाउ नियर टू 4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, ओके। फर्दर हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू लीड्स टू। के इसमें एक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा गया है कि उस नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताइए जहां पर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर, यानी कि जो इंडिविजुअल है किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर की वैल्यू जो है मीन वैल्यू ना अटेन करके अटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो मान लीजिए ये मेरी मीन वैल्यू है, तो इसमें बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन जहां पर इंडिविजुअल स्पेसिफिक करेक्टर के लिए जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ कोई स्पेसिफिक करेक्टर है, ठीक है, और उस स्पेसिफिक करेक्टर की तरफ अगर हमें पीक देखने को मिल रही है तो हम कह रहे हैं कि ये मीन वैल्यू से डाइवेट हो गया है। यानी कि किस तरीके का हमें नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिल रहा है? ये है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के डायरेक्शनल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन में मीन वैल्यू से हमारा जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का होता है, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और एक हमारे पास डिसरप्टिव होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, जब हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि 3 तरीके का हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा नेचर के अंदर कुछ इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलेगा, बेल शेप कर्व हमें देखने को मिलेगा। ये हमारी मीन वैल्यू है, मीडियम साइज इंडिविजुअल यहाँ पर फेवर्ड हो रखे। तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन, तो सबसे पहली सिलेक्शन आती है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग। ये हमारे पास है स्टेबलाइजिंग। ठीक है, स्टेबलाइजिंग में हम देख रहे हैं कि जो मीन वैल्यू है उसी में ही पीक अटेन कर रखी है, तो ये स्टेबलाइजिंग टाइप का हो गया। देन पीक अगर हमारा एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसे हम डायरेक्शनल कहेंगे। ठीक है, और थर्ड जहां पर मीन वैल्यू से हमारी पीक 2 डिफरेंट उसमें डेविएट हो जाए, 2 पीक हमें देखने को मिले, उसे हम कहेंगे डिसरप्टिव। ठीक है, तो 3 तरीके का नेचुरल सिलेक्शन होता है। अभी हम हार्डी वेनबर्ग की भी बात कर लेते हैं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि जो अलील फ्रीक्वेंसी है, पहली बात कि जो हार्डी वेनबर्ग है ये एक हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल है और ये अलील फ्रीक्वेंसी की बात करता है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करेगा कि
एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, उसे तब स्टेबल कहा जाएगा जब वो कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड द जीन पूल, यानी कि उसमें जितने भी जीन्स हमारे प्रेजेंट है, जितने भी अलील उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, दे रिमेन्स कांस्टेंट। और इस लॉ को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम का लॉ भी कहते हैं। और इसमें जो सम टोटल आता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का, वो आता है हमारा 1। ठीक है, इस प्रिंसिपल को दो इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है जिसमें कहा है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 वैल्यू होना चाहिए। दूसरा कहता है कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, P और Q क्या है? ये हमारे अलील है। एक जीन के दो अलील होते हैं, तो ये हमारे अलील है। ठीक है, P एंड जो Q है, दीज आर अलील्स। और क्योंकि हम लोग अलीलिक फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं, तो इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने क्लियर करे। एक हमने नेचुरल सिलेक्शन के टाइप देखे, दूसरा हमने देखा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन। Which of the following statement is not true? होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टरी। क्या होमोलॉगी हमें कॉमन एंसेस्टरी के बारे में बताता है? ऑफ कोर्स हमें बताता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अभी पीछे क्वेश्चंस में हमने बात करी। यस, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इसमें कहा गया कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या हमारे होमोलॉगस स्ट्रक्चर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है ये स्टेम हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है, एंड पोटैटो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्या वो एनालॉगी का एग्जांपल है? बिल्कुल सही बात है, ये तो एनालॉगी का एग्जांपल है। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों हमारे डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि ये तरीके से होमोलोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट ना करके एनालोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर ड्यू टू। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस वजह से होता है? मैंने लास्ट में ही आपको बताया कि रैंडम जो चांस है, रैंडम चांस या बाय चांस से हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें किसी भी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन, कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन से जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता। म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएशन हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में इंक्लूड ही नहीं करते। नेचुरल सिलेक्शन नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर गिवन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन से जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। Select the correct matching regarding adaptive radiation of Australian marsupials corresponding to placental mammals. ठीक है, तो इसमें अडेप्टिव रेडिएशन के जब भी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो डार्विन फिंचेस के साथ साथ हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स भी कंसिडर करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो ये टेबल है ना, आगे जो फर्दर है, इस टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि हमारे मार्सुपियल्स के अंदर किस तरीके से हमें रेडिएशंस देखने को मिल रही है, एडेप्टिव रेडिएशंस, एंड इधर हमारा प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एसोसिएशन। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो कि प्लेसेंटल मैमल में मोल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इनके अंदर सेम एडेप्टिव रेडिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो मोल और मार्सुपियल मोल, एंटेटर और नुम्बेट के अंदर, नुम्बेट भी हमारा एक तरीके से एंटेटर ही है। माउस हमारा प्लेसेंटल मैमल है जो मार्सुपियल माउस के जैसा, उसमें एडिटिव रेडिएशन हमें देखने को मिलता है। लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस में, फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर के अंदर, बोकॉट एंड टस्मानिया टाइगर कैट, वुल्फ एंड टस्मानियन वुल्फ के बीच में। ठीक है, तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। सो अभी अब हम फर्दर मूव कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, है ना। अच्छा, यहाँ हमसे पूछा गया था कि करेक्ट मैच बताइए अडेप्टिव रेडिएशन का। करेक्ट मैच हमें बताना है। यस, नुम्बर्ट फ्लाइंग स्क्विरल, नुम्बर्ट क्या थे? कैंडिडेटर था, तो ये तो करेक्ट नहीं है।
टस्मानियन बोकैट, टस्मानियन कैट और बोकैट, ये आई थिंक हमारा करेक्ट मैच है। मार्सुपियल माउस एंड मोल, नहीं, मोल इज डिफरेंट थिंग। स्पॉटेड कस्कस एंड लेमूर, if I'm not wrong, this is again हमारा incorrect option. Let us चेक कर लेते हैं हम लोग वापस से। लेमूर और स्पॉटेड कस्कस, ओके, एंड ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाता है स्पॉटेड कस्कस एंड लेमूर। टस्मानियन कैट एंड बॉबकोट, ये भी सही है हमारा। तो ये तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं ना, तो इसमें दो ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है, यस। इसमें बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है और डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है, राइट। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिए थे? देखो एवोल्यूशन में बहुत सारे एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फाइलोजेनेटिक एविडेंसेस हैं, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, कुछ हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, है ना। तो उसमें से जो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट है, आपसे पूछा गया है कि ये किसने प्रपोज किया था, तो ये प्रपोज करने वाले अर्नेस्ट हैकेल हैं, जिन्होंने ही हमारी रिकैप्चुलेशन थ्योरी फॉरवर्ड करी थी, यानी कि रिकैप्चुलेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। Who demonstrated that life originated from pre-existing cells? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था एवोल्यूशन में, कि जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो ये था हमारा लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, एंड उस एक्सपेरिमेंट से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिन की बात की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फर्दर है हमारे पास, during evolution, the first cellular form of life appeared before how many millions years ago? कितने साल पहले हमें पहली लाइफ देखने को मिली थी? तो पहली लाइफ थी हमारी 2000 मिलियन ईयर अगो। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो आज के शॉर्ट सेशन के अंदर हम लोग इतने ही क्वेश्चन को लेके चलेंगे, फिर फर्दर मैं एवोल्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज आप शेयर भी करें एंड लाइक भी करें, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।